Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, we'll discuss the Act 3 Scene 1 summary and analysis. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the complete summary of Macbeth. Also we have discussed about the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. So अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइस, प्रीवियस सीन्स में हमने देखा कि मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है और उनके जो भी फाइनल रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करने के बाद मैकबेथ को किंग बना दिया गया है यहाँ पर। एंड दिस सीन ओपन्स एट मैकबेथ्स न्यू पैलेस फॉरेस्ट। सो गाइस देखो, मैकबेथ किंग बनने के बाद अपने न्यू पैलेस में आता है और उस पैलेस का नाम है फॉरेस्ट, where Banquo enters and delivers a soliloquy। सो गाइज देखो, ये सीन किस तरीके से स्टार्ट होता है। मैकबेथ के पैलेस में बैंके आता है और वो एक soliloquy देता है। एंड फर्स्टली soliloquy reminds us about the witches and prophecy, and second that he is suspicious of Macbeth that Duncan was murdered by him। सो गाइज देखो, यहाँ पर मैकबेथ अपनी soliloquy में क्या रिवील करता है, वो याद करता है विचेस की प्रोफेसीज के बारे में कि विचेस ने प्रोफेसीज की थी कि मैकबेथ किंग बन सकता है और जो बैंके के डिसेंडेंट्स होंगे वो किंग बन सकते हैं, हालांकि बैंके खुद नहीं बन पाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैंके है वो सस्पिशियस होता है, उसे डाउट होता है कि कहीं किंग डंकन को मैकबेथ ने तो नहीं मार दिया किंग बनने के लिए। And he thinks that the remaining part of the prophecy regarding his royal seats will also probably come true। सो गाइस देखो, ये जो विचेस ने प्रोफेसीज की थी कि मैकबेथ किंग बनेगा, तो देखा जाए तो फर्स्ट प्रोफेसी तो फुलफिल हो गई है। तो बैंके सोचता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है प्रोफेसी का, जो कि उससे रिलेटेड है, उसके डिसेंडेंट्स से रिलेटेड है कि उसके डिसेंडेंट्स किंग बनेंगे, बैंके सोचता है शायद वो वाला पार्ट भी प्रोफेसी का फुलफिल हो जाएगा। एंड गाइज, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ प्रिपेयर फॉर द बैंकेट। सो गाइज देखो, मैकबेथ यहाँ पर किंग बन गया है, इसीलिए जो मैकबेथ है और जो लेडी मैकबेथ है वो दोनों ही शाम को एक बैंकेट रखते हैं और उसकी प्रिपरेशन करते हैं। सो गाइज, मैकबेथ्स अडॉप्शन ऑफ रॉयल वी इज़ पर्टिकुलरली नॉट वर्दी हेयर। सो गाइज देखो, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि मैकबेथ किंग बन गए हैं और लेडी मैकबेथ क्वीन बन गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो सुपीरियर हैं और जो उनके लोग हैं रहने वाले, उनके सिटी, उनके टाउन में जो लोग रहते हैं वो उनसे नीचे हैं, और जो एक किंग और क्वीन है ये उनसे सुपीरियर है। तो इनके लिए यहाँ पर एक प्लूरल वर्ड यूज़ किया है, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया है वी इंस्टेड ऑफ अ सिंगुलर प्रोनाउन। And guys, Banquo enters and addresses Macbeth as my lord, who was once equal in status with him। guys देखो, Banquo सबसे पहले अपीयर होता है सीन में और वो पहले तो soliloquy देता है, और यहाँ पर जब वो किंग से मिलता है, मैकबेथ से मिलता है, तो वो मैकबेथ को क्या कहकर एड्रेस करता है, माई लॉर्ड। सो गाइज देखो, पहले मैकबेथ और बैंके दोनों इक्वल थे स्टेटस में जब वो आर्मी में थे किंग डंकन की, लेकिन अब बैंके तो एक आर्मी का ही मेंबर है, लेकिन मैकबेथ किंग बन गए हैं, इसीलिए बैंके मैकबेथ को माई लॉर्ड कहकर एड्रेस कर रहे हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि अब मैकबेथ का स्टेटस इंक्रीज हो गया है। एंड गाइज, मैकबेथ ऑल्सो एड्रेसेस हिम इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। ही रेफर्स टू हिम एज हिज ऑनर्ड गेस्ट एंड रिक्वेस्ट्स हिम टू मेक हिज प्रेजेंस एट अ फैंसी बैंकेट व्हिच इज टू बी हेल्ड इन द नाइट। सो गाइज, मैकबेथ भी अच्छे से एड्रेस करता है, रिस्पेक्टफुली एड्रेस करता है बैंके को और बोलता है कि बैंके आज उनका ऑनर्ड गेस्ट हो, मतलब बैंके आज की जो बैंकेट होने वाला है उसमें ज़रूर आए, और इसीलिए मैकबेथ रिक्वेस्ट करता है बैंके से कि तुम आज का जो हम बैंकेट की तैयारियां कर रहे हैं उस बैंकेट में ज़रूर आना, जो कि आज शाम को रात को होने वाला है। सो गाइज, बैंके कैजुअली रिफ्यूजेज दैट ही मस्ट राइड ऑफ समवेयर बिफोर द डिनर। सो गाइज, बैंके यहाँ पर कैजुअली मना कर देता है। पहले तो वो सोचता है कि वो किंग को कैसे मना करे, लेकिन फिर वो कैजुअली रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, आज शाम को उसे कहीं जाना है, डिनर से पहले उसे कहीं काम है, वहाँ पर उसे जाना है। सो गाइज, देन मैकबेथ चेंजेस द सब्जेक्ट एंड टॉक्स अबाउट डंकन्स सन। सो गाइस, मैकबेथ यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर देता है कॉन्वर्सेशन का, और वो किंग डंकन के बेटे मेल्कम और डोनाल्ड वेन के बारे में बात करने लग जाता है और कहता है कि शायद उन्होंने ही किंग डंकन का मर्डर किया होगा, और वो ये कन्फेस करने के बजाय र्यूमर फैला रहे हैं अपने ही फादर की डेथ के बारे में। एंड गाइज, देन मैकबेथ कैजुअली आस्क बैंके इफ हिज सन फ्लिएंसे विल ऑल्सो बी राइडिंग अलॉन्ग विद हिम, टू विच बैंके रिस्पॉन्स इन अफर्मेटिव। गाइज, यहाँ पर मैकबेथ दोबारा से बैंके से रात में होने वाले बैंकेट के बारे में बात करने लग जाता है, और वो क्या पूछता है बैंके से कि तुम्हारा बेटा फ्लिएंसे भी तुम्हारे साथ जा रहा है कि इवनिंग में, और बैंके यहाँ पर अफर्मेटिव मतलब येस में जवाब देता है कि हाँ, उसका जो बेटा है वो भी उसके साथ जा रहा है। सो गाइस, देन मैकबेथ बिड्स हिम फेयरवेल एंड एवरीवन लीव्स द रूम एक्सेप्ट मैकबेथ एंड अ सर्वेंट। ये रूम होना था ROOM। सो गाइस, यहाँ पर मैकबेथ जो है वो बैंके को फेयरवेल मतलब विदा वगैरह कर देता है वहाँ से, और सब कोई चले जाते हैं उस रूम से, सिर्फ उस रूम में अब रह जाते हैं मैकबेथ और मैकबेथ का एक
servant. And then Macbeth asked his servant to bring the man waiting for him at the gate. So guys, उसके बाद जो ये servant था ना, इस रूम में Macbeth के साथ जो एक servant रह गया था, मैकबेथ इस सर्वेंट को भी भेज देता है बाहर और कहता है कि जाओ, कुछ लोग मुझसे मिलना चाहते थे जो गेट पर मेरा वेट कर रहे हैं, उन्हें बुला लाओ. एंड गाइज हियर अलोन मैकबेथ गिव्स अ लॉन्ग स्पीच एंड रिवील्स हिज इंटेंशन ऑफ किलिंग बैंके एंड जस्टिफाई व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू किल हिम. सो गाइज अब मैकबेथ रूम में अकेला है और वो यहाँ पर एक लंबी सी स्पीच देता है और यहाँ पर अपनी स्पीच में वो रिवील करता है अपनी इंटेंशन के बारे में कि वो बैंके को मारना चाहता है और वो इसकी जस्टिफिकेशन भी देता है कि वो बैंके को क्यों मारना चाहता है. वो बोलता है कि विच इज़ की हाफ प्रोफेसी तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, जो कि ये थी कि मैं किंग बनूंगा, और अब वो जो प्रोफेसी का हाफ पार्ट बचा है कि बैंके के जो डिसेंडेंट्स होंगे वो किंग बन सकते हैं. तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, टेंशन में हो जाता है और वो नहीं चाहता है कि ये वाला पार्ट प्रोफेसी का फुलफिल हो और इसीलिए वो बैंके को मारना चाहता है, उसके डिसेंडेंट्स को मारना चाहता है. इस तरीके से वो अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि वो क्यों फ्लेंसे को और बैंके को मारना चाहता है. तो ये होता है उसका जस्टिफिकेशन. एंड गाइस जो सर्वेंट है वो उन दो लोगों को बुला लाता है जो मैकबेथ से मिलना चाहते थे. एंड दीज टू मैन आर रिवील्ड टू बी मर्डरर्स who are to kill Banquo and his son Fleance and Macbeth's order. So guys देखो, ये जो दो लोग हैं ये मर्डरर्स हैं जिनको कि हायर किया गया है मैकबेथ के थ्रू बैंके और उसके बेटे फ्लियंसो को मारने के लिए. मैकबेथ इन दोनों मर्डरर्स के थ्रू मरवाना चाहता है बैंके और उसके बेटे फ्लियंसे को. एंड गाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हायर्ड मर्डरर्स इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कैरेक्टर्स डेवलपमेंट हियर. सो गाइस देखो, यहाँ पर जो ये हायर किए हैं ना मैकबेथ ने मर्डरर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज किस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है, प्लॉट डेवलपमेंट हो रही है, उसमें ये हायर्ड मर्डरर्स का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह देखा जाता है. बिकॉज देखो, हेयर मैकबेथ हायर्ड हैंड्स टू डू हिज डर्टी वर्क विच प्रेजेंट हिम एज अ पॉलिटिशियन. मैकबेथ ने यहाँ पर लोगों को हायर किया है एक तरीके से, मतलब उसने मर्डरर्स को हायर किया है मर्डर करवाने के लिए, कि उसने हैंड्स को हायर किया है मर्डरर्स के कि वो ये डर्टी काम करे कि किसी का मर्डर करें. वो ये शो कर रहा है कि अब मैकबेथ एक पॉलिटिशियन बन गया है. ही इज़ नो लॉन्गर द वॉरियर हु वुड मीट हिज एनिमी फ्रंट टू फ्रंट. मतलब अब वो एक वॉरियर नहीं रह गया है जो कि वो इनिशियली दिखाया गया था कि वो किस तरीके से लड़ता है और स्कॉटलैंड को जिताता है. अब वो वैसा वॉरियर नहीं रहा है, बल्कि अब तो वो ऐसे काम करने के लिए, किसी का मर्डर कराने के लिए लोगों को हायर कर रहा है. तो एक तरीके से यहाँ पर मैकबेथ को वीक दिखाया गया है और पॉलिटिशियन की तरह दिखाया गया है. एंड गाइस मैकबेथ ट्राइज टू परसुएड दैम बाय सेइंग दैट इट वाज बैंके हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिसफॉर्च्यून. सो गाइस देखो, जो ये मर्डरर्स होते हैं ना, ये मर्डर करने से मना कर देते हैं. तो मैकबेथ इन्हें परसुएड करने की कोशिश करता है और क्या कहता है कि जो बैंके है वही तुम्हारे साथ जो भी ये मिसफॉर्च्यून हो रहे हैं, जो तुम्हारी किस्मत इतनी ख़राब चल रही है, उसके लिए बैंके रिस्पॉन्सिबल है. एंड गाइस मर्डरर्स हेजिटेट्स एंड सेज दैट दे आर ओनली मैन. एंड देन मैकबेथ यूजेज द टेक्निक ऑफ हिज ऑन वाइफ टू परसुएड दैम. सो गाइज ये मर्डर्स यहाँ पर क्या कहते हैं कि ठीक है, बैंके की वजह से अगर उनकी किस्मत ख़राब भी चल रही है तो भी मतलब वो तो आदमी है, मैन है, देवर जस्ट ओनली मैन, देवर नॉट गॉड. वो कैसे मर्डर करें किसी इंसान का. सो मैकबेथ यहाँ पर उन्हें समझाता है और वो सेम टेक्निक यूज़ करता है जो उसकी वाइफ यूज़ करती है टेक्निक मैकबेथ से किंग डंकन का मर्डर करवाने के लिए. क्या बोलता है यहाँ पर मैकबेथ कि उसकी खुद की वाइफ ने उसे समझाया था that he claims they are not real men if they were not brave enough to murder a man for their own good. कि उसकी वाइफ ने उसे ये समझाया था वो रियल मैन है ही नहीं, अगर वो अपने गुड के लिए, अपने भले के लिए किसी का मर्डर ही ना कर सके तो वो ब्रेव, वो मैन कहलाने के लायक है ही नहीं. इस तरीके से मैकबेथ उन्हें परसुएड करता है. एंड देन बोथ ऑफ देम एग्री, और इस तरीके से ये दोनों मर्डरर्स अग्री कर लेते हैं कि ठीक है वो मर्डर कर देंगे बैंके का. And guys, Macbeth says that Banquo is his enemy too and he would have killed him publicly, but there is a problem as both of them are a lot of common friends which can make things very complicated. This is the reason he hired them. तो guys देखो, Macbeth ने दोनों मर्डरर्स को परसुएड कर लिया और यहाँ पर वो अपनी सफाई भी दे देता है कि वो मारना चाहे तो खुद भी मार दे बैंके को, क्योंकि बैंके उसका दुश्मन है, बैंके से उसकी दुश्मनी है. लेकिन वो नहीं मारना चाहता है बैंके को पब्लिकली बिकॉज उसके और बैंके के, मतलब मैकबेथ के और बैंके के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं. तो अगर मैकबेथ खुद बैंके को मारेगा पब्लिकली तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. और यही एक रीज़न है कि मैकबेथ खुद नहीं मारना चाहता है बैंके को, इसीलिए उसने हायर किया है इन दोनों मर्डरर्स को. एंड देन बोथ ऑफ द मर्डरर्स एक्सेप्ट द टास्क एंड लीव. और इस तरीके से जो दोनों मर्डरर्स हैं वो कहते हैं कि ठीक है वो इस टास्क के लिए तैयार है, और ये कहकर दोनों मर्डरर्स वहाँ से चले जाते हैं. एंड गाइस मैकबेथ इज लेफ्ट अलोन एंड कॉमेंट. सो गाइस यहाँ पर मैकबेथ अकेला रह जाता है और वो क्या कमेंट करता है. इट इज़ कंक्लूडेड बैंके द सोल्स फ्लाइट
इफ़ इट फाइंड हेवन मस्ट फाइंड इट आउट टुनाइट, कि मतलब ठीक है बैंक ये कंक्लूडेड हो गया है कि आज जो तुम्हारी सॉल है उसे एक फ़्लाइट मिल जाएगी, अगर उसे हेवन में भी जाना है तो वो आज रात को ही हेवन में चली जाएगी। कि मतलब यहाँ पर मैकबेथ की स्पीच से ये रिवील हो रहा है कि मैकबेथ की इंटेंशन है कि आज रात को ही बैंक को मार दिया जाए। सो गाइस दिस सीन एंड्स हियर। डिस्कस कर चुके हैं। आल्सो वी हैव डिस्कस्ड द समरी एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस एक्ट्स एंड प्रीवियस सीन्स। सो अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड इंग्लिश, वहां जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन। और गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सो गाइस इन दिस सीन लेडी मैकबेथ इंक्वायर्स अबाउट बेंके फ्रॉम अ सर्वेंट एंड आस्क सर्वेंट टू इन्फॉर्म मैकबेथ दैट शी वांट्स टू टॉक टू हिम। सर्वेंट अग्रीज। सो गाइस प्रीवियस सीन में हमने देखा था कि जो मैकबेथ है वो बेंके को मारने के लिए मर्डरर्स हायर कर लेता है। और गाइस इस सीन की स्टार्टिंग होती है, जो लेडी मैकबेथ होती है वो बेंके के बारे में इंक्वायर करती है, एक सर्वेंट से पूछती है कि बेंके आया था पैलेस में, क्या वो चला गया है। एंड देन लेडी मैकबेथ सर्वेंट को बोलते हैं कि जाओ मैकबेथ को बोलो कि लेडी मैकबेथ उनसे बात करना चाहती है, और सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। और गाइस ये चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है, इसको हम इसका एनालिसिस भी कह सकते हैं कि in the previous scenes a scheme for Duncan's murder was formed and in this scene a scheme for Benke's murder is plotted। कि मतलब जो प्रीवियस सीन्स है उसमें डंकन के मर्डर की प्लॉटिंग की गई थी और इस सीन में बेंके के मर्डर की प्लॉटिंग की जा रही है। इवन दो लेडी मैकबेथ इज अनअवेयर ऑफ दिस सिनिस्टर प्लॉट। सो गाइस देखो जो प्रीवियस सीन्स थे उसमें जब डंकन के मर्डर की प्लॉटिंग की जा रही थी तो उसमें सबसे बड़ी सिनिस्टर तो लेडी मैकबेथ ही थी, बिकॉज सारी प्लॉटिंग उन्हीं ने की थी। लेकिन अब जब मैकबेथ किंग बन गई हैं तो वो खुद भी सिनिस्टर हो चुके हैं, वो बेंके के मर्डर की पूरी प्लानिंग पूरी प्लॉटिंग कर रहे हैं और इस बारे में लेडी मैकबेथ को बिल्कुल भी खबर नहीं है। और गाइस जो सर्वेंट है वो मैकबेथ को बता देता है कि लेडी मैकबेथ उनसे मिलना चाहती हैं। एंड देन मैकबेथ एंटर्स द सीन एंड लेडी मैकबेथ आस्क्स हिम व्हाई ही इज सो ग्लूमी एंड आस्क हिम टू बी लिटिल जॉन्टी। सो गाइस यहाँ पर मैकबेथ एंटर करते हैं सीन में और लेडी मैकबेथ उनसे पूछती है कि वो इतना ज़्यादा ग्लूमी इतना ज़्यादा सैड से क्यों है, और उन्हें बोलती है कि थोड़ा जॉन्टी रहो, कि मतलब थोड़ा चीयरफुल रहो, खुश रहो, इतने ज़्यादा सैड मत बनकर रहो। एंड शी आस्क हिम टू बी ब्राइट एंड जोवियल अमंग द गेस्ट ड्यूरिंग द बैंकेट। और क्या बोलती है लेडी मैकबेथ को कि जब गेस्ट्स आएंगे उनके सामने थोड़ा ब्राइट थोड़े चीयरफुल रहना, जोवियल रहना, उनसे मिलजुल कर बात करना, अच्छे से जो हम आज बैंकेट कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करना, खुश रहना मतलब गेस्ट के सामने। एंड गाइज मैकबेथ सेज लेडी मैकबेथ शुड से अ लॉट ऑफ रियली नाइस थिंग्स अबाउट बेंके हु विल अदरवाइज बी एंगेज्ड एंड नॉट अटेंडिंग द डिनर पार्टी। सो गाइज मैकबेथ यहाँ पर लेडी मैकबेथ को क्या बोलता है कि जो शाम को डिनर पार्टी है, जो बैंकेट है, उसको बेंके अटेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम बेंके के बारे में खूब सारी अच्छी बातें करना, उसकी तारीफ़ करना, उसके बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें बताना। बेसिकली यू शुड से अ लॉट ऑफ रियली नाइस थिंग्स अबाउट बेंके, कि शाम के डिनर पार्टी में जब सब गेस्ट आ जाएंगे उनके सामने तुम बेंके की खूब तारीफ़ करना, हालांकि बेंके इस डिनर पार्टी में नहीं होगा। सो गाइस देन मैकबेथ फर्दर सेज दैट हिज माइंड इज़ नॉट एट रेस्ट। लेडी मैकबेथ सेज दैट एवरीवन हैज़ टू डाई। सो गाइस यहाँ पर मैकबेथ अपनी वाइफ को क्या बोलता है कि जो उसका माइंड है वो शांत नहीं है, हिज माइंड इज़ नॉट एट रेस्ट। तो लेडी मैकबेथ उसे बोलती है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन सबको मरना है। यहाँ पर लेडी मैकबेथ सोचती है कि मैकबेथ इस बात से परेशान है कि उन्होंने किंग डंकन का मर्डर कर दिया और इसीलिए वो बोलते हैं कि हर किसी को मरना है। वो एक तरीके से कंसोल कर रही है मैकबेथ को ये बोलकर। लेकिन जो मैकबेथ है वो इस बात से परेशान नहीं है कि उन्होंने किंग डंकन का मर्डर कर दिया, वो इस बात से परेशान है कि विचेस की जो बची हुई प्रोफेसी है कि जो बेंके के डिसेंडेंट्स हैं वो किंग बनेंगे, कहीं ये ना फुलफिल हो जाए। और इस बारे में लेडी मैकबेथ को कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए वो बोलती है मैकबेथ को कि हर किसी को एक ना एक दिन मरना है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड गाइस मैकबेथ सेज दैट अ ड्रेड डीड हैज़ टू बी डन अबाउट विच लेडी मैकबेथ हैज़ नो आइडिया। एंड व्हेन शी आस्क्ड मैकबेथ सेज दैट इट्स बेटर फॉर हर टू कीप इनोसेंस। सो गाइस मैकबेथ क्या बोलता है यहाँ पर कि एक ड्रेडफुल थिंग, कि मतलब बहुत बुरा होने वाला है जिसके बारे में लेडी मैकबेथ को कुछ भी पता नहीं है। लेडी मैकबेथ हैज़ नो आइडिया। सो लेडी मैकबेथ यहाँ पर पूछती है कि ऐसा क्या है जो बहुत बुरा है और मुझे उसके बारे में नहीं पता है। तो मैकबेथ कहता है कि अच्छा है तुम्हें नहीं पता है, इट्स बेटर फॉर यू टू कीप इनोसेंस, कि तुम्हें नहीं पता ये अच्छा है, तुम इनोसेंट ही बनकर रहो इस मामले में। एंड गाइज बिफोर एग्जिटिंग
मैकबेथ अपील्स टू द ब्लैक एजेंट्स ऑफ द नाइट टू देयर थिंग्स। और गाइस जाने से पहले जो मैकबेथ है, ब्लैक एजेंट्स कौन है? जो मर्डरर्स हैं। मैकबेथ बोलता है मर्डरर्स को कि जो भी तुम्हें आज रात को काम दिया गया है उसे अच्छे से करना। वो अपील करता है बेसिकली उनको कि जो रात को तुम्हें काम करना है उसे अच्छे से करना, और फिर मैकबेथ वहाँ से चला जाता है। एंड गाइज द मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स ऑफ द सीन आर द फाइनल वंस इन विच मैकबेथ कॉल्स फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड। जस्ट एज अर्लियर लेडी मैकबेथ वांटेड टू लूज हर सेक्स, मैकबेथ नाउ डिजायर्स टू बी रिड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। सो गाइज देखो इस सीन के मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स कौन से हैं? फाइनल वंस मोमेंट्स आर द मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स ऑफ दिस सीन। कि इस सीन की एंडिंग के जो कुछ लाइंस हैं वो इस सीन की सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइंस हम कह सकते हैं, जिसमें मैकबेथ बोलता है कि जो उसका बॉन्ड है इस वर्ल्ड से वो ख़त्म हो जाए। ही कॉल्स फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड, कि उसका जो इस संसार के साथ बॉन्ड है वो बेशक से ख़त्म हो जाए। इस लाइन का मतलब क्या है कि वो इस वर्ल्ड से किस तरीके से जुड़ा है? अपनी ह्यूमैनिटी के कारण। तो वो कह रहा है कि मेरी ह्यूमैनिटी वाला जो इस वर्ल्ड के साथ बॉन्ड है वो बेशक से ख़त्म हो जाए। तो गाइस देखो सिमिलरली जब किंग डंकन के मर्डर की प्लानिंग हो रही थी, लेडी मैकबेथ वांटेड टू लूज हर सेक्स, शी वांट्स टू अनसेक्स हर। और यहाँ पर जो मैकबेथ है ही डिज़ायर्स टू बी रिड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। मैकबेथ यहाँ पर चाह रहा है कि उसके अंदर जो भी ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इनिशियली डंकन वाले मर्डर में लेडी मैकबेथ ऐसा चाह रही थी और यहाँ पर मैकबेथ ऐसे हो गए हैं। सो गाइस मैकबेथ इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स हिज ट्रेजिक फेट व्हाइल लेडी मैकबेथ इज स्लोली डिसेंडिंग इनटू मेंटल टर्मोइल। सो गाइस देखो यहाँ पर मैकबेथ का जो ट्रेजिक फेट है, मैकबेथ इज़ मूविंग टुवर्ड्स हिज ट्रेजिक फेट। मैकबेथ अपने ट्रेजिक फेट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। इनिशियली जो मैकबेथ थे वो एक हीरो की तरह दिखाए गए थे कि हाँ उन्होंने इतनी अच्छी आर्मी से फाइट की और उन्होंने स्कॉटलैंड को जिताया, लेकिन अब मैकबेथ जो है वो धीरे धीरे अपनी ट्रेजिक फेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो ट्रेजिक हीरो होता है उसका यही होता है कि इनिशियली वो एक ग्रेट मैन होता है, बहुत अच्छे काम करता है, बहुत अच्छी डीड्स करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका डाउनफॉल हो जाता है उसके जो भी काम होते हैं, जो उसका फेट होता है उसकी वजह से। और सिमिलरली यहाँ पर मैकबेथ के साथ हो रहा है कि इनिशियली वो बहुत अच्छा हीरो था, ब्रेव सोल्जर था, लेकिन अब वो अपने ट्रेजिक फेट की तरफ बढ़ रहा है। जबकि जो लेडी मैकबेथ है वो मेंटल टर्मोइल में जाती जा रही हैं। सो गाइस दिस सीन एंड्स हियर द एक्ट 3 सीन 3 समरी एनालिसिस। और गाइस इस वीडियो से पहले हम मैकबेथ का इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स और कंप्लीट समरी डिस्कस कर चुके हैं। आल्सो वी हैव डिस्कस्ड द समरी एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस एक्ट्स एंड प्रीवियस सीन्स। सो अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड ऑनर्स इंग्लिश, उसमें आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो गाइस विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइस दिस सीन स्टार्ट्स एट अ पार्क नियर द पैलेस। सो गाइस देखो हमने प्रीवियस सीन्स में डिस्कस किया मैकबेथ ने मर्डरर्स को हायर कर रखा है बैंके और उसके बेटे फ्लिएंसे को मारने के लिए, उनका मर्डर करवाने के लिए। और जो ये सीन है ये कहाँ पर स्टार्ट होता है? मैकबेथ के पैलेस के पास जो एक पार्क होता है वहाँ पर इस सीन की स्टार्टिंग होती है। एंड एट द पार्क 2 मर्डर्स आर जॉइंड बाय द थर्ड वन। सो गाइस देखो सीन की स्टार्टिंग होती है मैकबेथ के पैलेस के पास जो एक पार्क होता है वहाँ पर, और उस पार्क में 2 मर्डर्स होते हैं जिनको मैकबेथ ने हायर कर रखा है, और इन मर्डर्स को ज्वाइन करता है एक तीसरा मर्डर। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर 3 मर्डर्स हो गए हैं। एंड गाइस इट्स इवनिंग टाइम, लिटिल बिट ऑफ लाइट रिमेन्स इन द स्काई। और ये इवनिंग टाइम है, जो शाम का टाइम होता है जब जो सूरज ढल जाता है और थोड़ी बहुत लाइट रहती है, उस टाइम का ये सीन है। एंड दीज मर्डर्स आर हायर्ड बाय मैकबेथ टू किल बैंके एंड हिज सन फ्लिएंसे। और इन मर्डर्स को मैकबेथ ने हायर कर रखा है बैंके और उसके बेटे फ्लिएंसे को मरवाने के लिए। एंड गाइस दीज मर्डर्स आर कैरिंग अ लाइट विच हेल्प्स देम टू रिकॉग्नाइज दैम। सो गाइस देखो इन मर्डर्स ने अपने हाथ में एक टॉर्च, एक लाइट ले रखी है, ताकि जब रात में अंधेरा हो जाएगा तो ये लाइट मारकर पहचान सके बैंके को और फ्लिएंसे को। एंड व्हेन बैंके एंड हिज सन ऑन द वे मर्डरर्स रिकॉग्नाइज दैम। सो गाइस देखो बैंके और जो उसका बेटा है जब शाम को जा रहे होते हैं, अंधेरा हो जाता है उस टाइम पर, और जो ये मर्डरर्स है लाइट मारते हैं उनके ऊपर, और ये लाइट हेल्प करती है मर्डरर्स को बैंके को पहचानने में। सो गाइस देखो मर्डर स्ट्राइक्स द लाइट ऑन बैंके एंड स्टैब्स हिम। सो गाइस इन मर्डरर्स ने लाइट जो है वो बैंके पर मारी और इन्होंने बैंके को पहचान लिया, और बैंके को इन्होंने स्टैब मतलब चाकू घोंप दिया, मार दिया बैंके को तो इन्होंने। एंड वाइल बीइंग स्टैब्ड बैंके डिनाउंसेस द ट्रेचरी एंड एनकरेजेस फ्लिएंसे टू रन अवे एंड इवेंचुअली टेक्स रिवेंज। सो गाइस देखो बैंके को जब ये मर्डरर्स चाकू मार देते हैं तो बैंके में थोड़ी बहुत तो जान रहती है, एकदम से चाकू लगते ही तो कोई बंदा मरता नहीं है, थोड़ी बहुत जब उसमें जान रहती है तो बैंके चिल्लाता है और एनकरेज करता है फ्लिएंसे को कि फ्लिएंसे तुम यहाँ से भाग जाओ, अंधेरा है, ये तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे और तुम बदला इन लोगों से ज़रूर लेना। मतलब बैंके यहाँ पर अपने बेटे फ्लिएंसे को मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कि तुम इन लोगों से बदला ज़रूर लेना।
एंड गाइज सिंस देयर इज़ नो लाइट फ्लियंसे टेक्स एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस टू एस्केप। सो गाइज देखो अंधेरा हो चुका था और लाइट थी नहीं, तो रात के अंधेरे में जो फ्लियंसे है वो आराम से भाग जाता है। तो जो अंधेरा है ना रात का, ये फ्लियंसे की हेल्प कर रहा है एक तरीके से एस्केप करने में, वहाँ से भागने में। सो फ्लियंसे वहाँ से भाग गया। सो गाइज फ्लियंसे रन्स अवे फ्रॉम देयर एंड द मर्डरर्स हैड ऑफ टू द डिनर पार्टी टू रिपोर्ट हाउ मच दे हैव डन विद बैंकेज बॉडी। सो गाइज देखो फ्लियंसे तो वहाँ से बचकर भाग गया। तो जो मर्डरर्स थे, ये जो शाम को बैंकेट था मैकबेथ के घर पर, वहाँ पर ये मर्डरर्स चले जाते हैं मैकबेथ को रिपोर्ट करने के लिए कि कितना काम उन्होंने कर दिया है, और ये अपने साथ बैंके की बॉडी को भी लेकर जाते हैं। एंड गाइज द एस्केप ऑफ फ्लियंसे इज़ द टर्निंग पॉइंट और पेरिपीशिया इन द मैकबेथ्स ट्रेजेडी। सो गाइज देखो हमार्शिया, पेरिपीशिया ये कुछ ट्रेजेडी में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीके के जो ट्रेजेडी में वर्ड्स होते हैं उनके बारे में पूरी वीडियो एक्सप्लेन करूँ कि इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है और ये ट्रेजेडी में किस तरीके से हेल्प करते हैं हमें ट्रेजेडी समझने में, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। सो गाइस देखो फ्लियंसे यहाँ से भाग जाता है। सो जो ये फ्लियंसे भाग जाता है इज़ द टर्निंग पॉइंट और पेरिपीशिया इन द मैकबेथ ट्रेजेडी। पेरिपीशिया क्या होता है कि एक तरीके से ट्रेजेडी का टर्निंग पॉइंट होता है कि जो ट्रेजेडी है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। जो डिसाइड किया था यहाँ पर मैकबेथ ने वैसा नहीं हो पाया, बल्कि फ्लियंसे वहाँ से बचकर भाग गया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है कि आगे क्या होने वाला है, इसके लिए हम ऑडियंस में एक एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है। एंड गाइज बैंकेज डाइंग वर्ड्स asking his son to seek revenge immediately makes the audience recall the second part of the witch's prophecy concerning Benke, that he will be father to a line of kings even though he himself will not attain the throne. So guys देखो जो ये सीन है ना, ये इसी तरीके से एंड हो जाता है। Discussing Act 3 scene for summary and analysis. And guys before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the complete summary of Macbeth. So guys लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो मैकबेथ ने मर्डर्स हायर कर रखे थे बैंके और उसके बेटे फ्लियंसे को मरवाने के लिए, वो मर्डर्स बैंके का तो मर्डर कर देते हैं और उसकी बॉडी को लेकर यहाँ बैंकेट में आ जाते हैं मैकबेथ के पैलेस के पास, लेकिन जो फ्लियंसे है वो बचकर भाग जाता है। सो दिस सीन स्टार्ट्स एट मैकबेथ्स बैंकेट। सो गाइस देखो ये जो सीन है मैकबेथ के बैंकेट में स्टार्ट होता है, जो उनकी डिनर पार्टी हो रही है वहाँ पर। एंड मैकबेथ एंड हिज वाइफ वेलकम देयर गेस्ट। और गाइस देखो बैंकेट में जो भी गेस्ट आ रहे थे, मैकबेथ और उसकी वाइफ उन सभी गेस्ट का वेलकम करते हैं। एंड देन फर्स्ट मर्डरर एंटर एंड इन्फॉर्म्स मैकबेथ दैट दे हैव किल्ड बैंके बट फ्लियंसे सक्सीड इन एस्केपिंग। सो गाइस देखो जब ये ग्रीट कर रहे होते हैं, वेलकम कर रहे होते हैं गेस्ट को, तो फर्स्ट मर्डरर आता है और मैकबेथ को इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने बैंके को तो मार दिया है, लेकिन जो फ्लियंसे है वो बचकर भाग गया है। सो गाइस मैकबेथ फाइंड्स द न्यूज़ बैड बट थैंक्स द फर्स्ट मर्डरर फॉर वॉट एवर पार्ट ऑफ द जॉब ही डिड। सो गाइस देखो मैकबेथ को ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, दुखी खबर उसे लगती है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट मर्डरर को थैंक्स करता है। जो भी उन्होंने उनको काम दिया था उसका कुछ पार्ट तो एटलीस्ट उन्होंने पूरा किया, उसके लिए मैकबेथ उन्हें थैंक्स करता है कि ठीक है तुमने जो भी पार्ट किया तुम्हारी जॉब का, जो मैंने तुम्हें टास्क दिया था, जो भी पार्ट तुमने किया है उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। एंड देन मैकबेथ आस्क हिम टू लीव एंड सेज हिम टू मीट अगेन टुमारो मर्डरर्स लीव्स। सो गाइस मैकबेथ उन्हें बोलता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और मुझसे कल दोबारा मिलना। एंड देन वहाँ से मर्डर चला जाता है। एंड गाइस लेडी मैकबेथ नोटिसेस द चीयरलेस फेस ऑफ हर हस्बैंड एंड आस्क हिम टू बी चीयरफुल एंड एंजॉय द फीस्ट। सो गाइस देखो लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड का ये चीयरलेस फेस नोटिस करती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि बी चीयरफुल, यहाँ पर हम बैंकेट कर रहे हैं, एक पार्टी कर रहे हैं, डिनर पार्टी कर रहे हैं, तो अच्छे से सेलिब्रेट करो इसे, बी चीयरफुल एंड एंजॉय द फीस्ट। So guys, at this point something interesting happens. Benke's ghost appears and sits in Macbeth's place. So guys देखो जब लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को बोलती है कि बी चीयरफुल एंड एंजॉय द फीस्ट, तो ये सब लोग जाते हैं खाना खाने के लिए। और तब क्या होता है ना, इस पॉइंट पे समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स, कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वो क्या होता है, जो बैंके का घोस्ट था वो आ जाता है मैकबेथ के पैलेस में और मैकबेथ की जगह पर बैठ जाता है, कि मतलब जहाँ पर मैकबेथ को बैठना था उस सीट पर जाकर बैंके का घोस्ट बैठ जाता है। एंड गाइज दिस बैंकेज घोस्ट इज नॉट विजिबल टू द अदर्स देन मैकबेथ। सो गाइज देखो जो ये बैंके का घोस्ट है ये किसी को भी नहीं दिखाई देता है एक्सेप्ट मैकबेथ, ये सिर्फ मैकबेथ को दिखाई देता है। And when Macbeth is invited to sit, he sees that his space is already occupied by Benke's ghost. He goes in a fit. So guys, जब बैंके को इनवाइट किया जाता है डिनर के लिए, तो जब बैंके आता है तो देखता है कि जो उसकी सीट थी, उसका जो स्पेस था वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, जो बैंके का घोस्ट है वो उसकी जगह पर बैठा है। एंड ही गोज इन अ फिट, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। And then Lady Macbeth comes to rescue him and asks the lords to excuse him for these momentary fits he has had since his youth and ask him to keep eating.
सो गाइज यहाँ पर लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को रेस्क्यू मतलब उसे सपोर्ट करने की कोशिश करती है और जो ये लॉर्ड्स आए थे जिनको इन्होंने इनवाइट किया था डिनर पार्टी के लिए उन्हें एक्सक्यूज़ करती है और कहती है कि ये मोमेंट्री फिट्स जो हैं ये मैकबेथ को उसके यूथ टाइम से आते हैं, सो डोंट माइंड इट एंड आस्क देम टू कीप ईटिंग, कि इस चीज़ को माइंड मत करो और आप लोग खाना चालू रखो। एंड गाइज देन शी आस्क हर हस्बैंड इफ़ ही इज़ अ मैन बिकॉज ही इज़ नॉट एक्टिंग लाइक वन सो मच। सो गाइज यहाँ पर लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को बोलती है कि क्या तुम आदमी हो, मतलब आर यू अ मैन, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अ मैन, कि मतलब तुम सच में आदमी ही हो ना, एक मैन ही हो ना, क्योंकि जो तुम्हारी ये हरकतें हैं जिस तरीके से तुम रिएक्ट कर रहे हो ये किसी मैन वाली हरकतें नहीं लग रही हैं। And guys then ghost disappears but as everything is getting back to normal the ghost reappears. So guys जब मैकबेथ को लेडी मैकबेथ ये सब चीज़ें बोल रही होती है तो जो घोस्ट था तब वहाँ से चला जाता है और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है घोस्ट रीअपियर्स अगेन। मैकबेथ कॉल्स आउट स्क्रीम्स आउट एट हिम। सो गाइज देखो जैसे ही ये घोस्ट दोबारा से एंटर होता है मैकबेथ दोबारा से उस पर चिल्लाने लग जाता है, स्क्रीमिंग करने लग जाता है एंड मैकबेथ स्कोल्ड्स एवरीवन फॉर सीमिंग टू बी सो काम इन द फेस ऑफ अ सच अ हॉरिबल साइट। और गाइज मैकबेथ सबको डांटता है कि वो लोग इतना ज़्यादा शांत इतना ज़्यादा काम कैसे बैठ सकते हैं जबकि यहाँ पर एक इतनी ज़्यादा हॉरिबल साइट हो रखी है, एक भूत बैठा हुआ है और ये लोग आराम से बैठकर खा रहे हैं। तो मैकबेथ उन्हें बोलता है तुम लोग इतने शांत इतने काम कैसे बैठे हो। एंड लेडी मैकबेथ अगेन रेस्क्यूज हर हस्बैंड एंड टेल्स द लॉर्ड्स टू लीव इमीडिएटली। सो गाइज लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को दोबारा रेस्क्यू उसको सपोर्ट करने की कोशिश करती है और जो भी ये लॉर्ड्स जिनको इन्होंने इन्वाइट किया था उन्हें बोलती है कि आप लोग यहाँ से जल्दी से चले जाएँ। एंड गाइज देन लेडी मैकबेथ सजेस्ट हिम दैट ही नीड्स अ गुड नाइट स्लीप। और गाइज उसके बाद जब ये लोग सब चले जाते हैं तो लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को सजेस्ट करती है कि उसे एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। एंड गाइज दिस सीन क्लोजेज विद मैकबेथ सजेस्टिंग दैट दे शुड नाउ गो टू बेड। और गाइज ये जो सीन है वो किस तरीके से एंड होता है कि लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को सजेस्ट करती है कि तुम किस तरीके की हरकत कर रहे हो, शायद तुम्हें एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। और मैकबेथ भी अपनी वाइफ को बोलता है दैट दे शुड गो टू बेड नाउ, कि हाँ ठीक है अब उन्हें सोने जाना चाहिए। इस तरीके से ये सीन एंड हो जाता है। सो गाइज देखो इन दिस सीन मैकबेथ thrice sees the ghost of Benke and thrice he recovers his senses. सो गाइज देखो इस सीन में मैकबेथ 3 बार बैंके के घोस्ट को देखता है और तीनों बार वो गुस्सा करता है लेकिन फिर वो रिकवर भी कर लेता है। सो गाइज दिस अल्टरिंग स्ट्रक्चर एड्स द नोशन ऑफ मैकबेथ्स लॉस ऑफ कंट्रोल। सो गाइज देखो जैसे ही मैकबेथ बैंके के घोस्ट को देखता है वो अपनी सेंसेस के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि मैकबेथ जो है उसने अपनी सेंसेस पर कंट्रोल खो दिया है। मैकबेथ लूज हिज कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस। सो गाइज ये जो सीन है मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 4 यहीं पर एंड हो जाता है। डिस्कस द एक्ट 3 सीन 5 समरी एंड एनालिसिस। एंड गाइज बिफोर दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स, कंप्लीट समरी एंड द समरी एंड एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस एक्ट एंड प्रीवियस सीन्स। सो अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइज ये सीन जो है ये बहुत छोटा सा है एंड सम क्रिटिक्स बिलीव दैट दिस सीन हैव बीन एडेड टू द प्ले इन 1623 after the death of Shakespeare in 1616 and play first return in 1606. सो गाइज देखो कुछ क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि जो ये सीन है एक्ट 3 सीन 5 ये प्ले में बाद में ऐड किया गया आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर। तो देखो शेक्सपियर की जो डेथ थी वो 1616 में हो गई थी और कुछ क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि इस सीन को मतलब सीन 5 को एक्ट 3 के सीन 5 को इस प्ले में आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर ऐड किया गया 1623 में, और जबकि जो प्ले है वो सबसे पहले 1606 में लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि इस सीन को शेक्सपियर की डेथ के बाद इस प्ले में ऐड किया गया। एंड गाइज थॉमस मिडल्टन में हैव रिटन दिस सीन। और गाइज ऐसा माना जाता है ये एक राइटर थे थॉमस मिडल्टन कि इन्होंने ये एक्ट 3 सीन 5 लिखा था इस प्ले के लिए। एंड इन दिस सीन विचेस मीट एट एन ओपन प्लेस अगेन। सो गाइज देखो इस सीन में जो ये 3 विचेस थी मतलब जो ये 3 सिस्टर्स थी ये दोबारा से मिलती हैं एक ओपन प्लेस में, एक खुली जगह में, और इस बार इनसे द गॉडेस ऑफ विचेस हेकेट इज़ ऑल्सो देयर। सो इस बार जो है इनसे इनकी जो गॉडेस है ना विचेस की हेकेट वो भी इनसे मिलती है एंड शी गिव्स अ लेंथी राइमिंग स्पीच। सो गाइज देखो ये जो गॉडेस थी विचेस की ये इन विचेस को एक लंबी सी स्पीच देती है, बहुत लंबी स्पीच होती है और वो थोड़ी राइमिंग में होती है, जैसे किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को समझाते हैं उस तरीके से ये गॉडेस यहाँ पर स्पीच देती है राइमिंग वर्जन में। एंड गाइज हेकेट scolds them for being indulged in the business of Macbeth without consulting her, for she could have done a better job। तो गाइज देखो ये जो विचेस की गॉडेस हेकेट थी ये इन तीनों सिस्टर्स जो ये 3 विचेस थी ना जो मैकबेथ से मिलती हैं जब बैंके और मैकबेथ दोनों होते हैं, तो ये गॉडेस उन तीनों विचेस को यहाँ पर डांटती है
क्यों डांटते हैं कि तुम मैकबेथ से क्यों मिली बिना मुझसे कंसल्ट किए हुए, मतलब अगर तुम मैकबेथ से मुझसे कंसल्ट करने के बाद मिलते तो शायद हम कुछ और अच्छा कर पाते। एंड शी सेज दैट मैकबेथ इज़ नॉट डिवोटेड टू दैम बट टू हिज ओन एंड्स। और गाइस ये गॉडेस क्या कहती है उन तीनों विचेस को कि तुम जिस मैकबेथ के लिए प्रोफेसी कर रही हो, ही इज़ नॉट डिवोटेड टू यू, वो तुम्हारे लिए डिवोटेड है ही नहीं, बट ही इज़ डिवोटेड टू हिज ऑन एंड, कि वो तो अपने खुद के एंड की तरफ भाग रहा है। एंड शी सेज दैट शी विल सुपरवाइज एंड नेक्स्ट डे व्हेन मैकबेथ विल कम। क्या कहते हैं यहाँ पर ये गॉडेस कि अब जो भी सिचुएशन है वो ये गॉडेस खुद सुपरवाइज करेगी जब नेक्स्ट डे मैकबेथ उनसे मिलने आएगा। सो गाइस देखो, दे नो दैट मैकबेथ विल कम टू कंसल्ट दैम, मतलब इन्हें पता है कि हाँ मैकबेथ इनसे मिलने आएगा ही आएगा। सो गाइस हैकेट वैनिश, हैकेट जो थी इनकी गॉडेस यहाँ से चली जाती है और इसी तरीके से इस सीन की एंडिंग हो जाती है। ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। बेसिकली इस सीन में विचेस अपीयर होती है उनकी गॉडेस के साथ और गॉडेस उन्हें गाइड करती है कि तुम्हें मुझसे मिले बिना कंसल्ट नहीं करना चाहिए था मैकबेथ को, और उसके बाद ये सभी विचेस यहाँ से वैनिश हो जाती है। इस तरीके से ये सीन एंड हो जाता है। So we'll discuss the Act 3 Scene 6 summary and analysis. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters, complete summary and the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. So अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप लोग वो सभी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। So now we'll discuss about the Act 3 Scene 6. So guys, this scene opens with the entry of Lennox on the stage with another lord. So guys देखो ये सीन किस तरीके से स्टार्ट होता है। इस सीन में लेनॉक्स जो है, लेनॉक्स एक नोबलमैन है स्कॉटलैंड का। वो मैंने जब आप लोगों के साथ कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे उसमें आप लोगों को बताया था कि लेनॉक्स स्कॉटलैंड का एक नोबलमैन है और वो यहाँ पर इस सीन में ओपन होते के साथ एंटर होता है और उसके साथ एक और लॉर्ड एंट्री करता है। तो मतलब ये दो लोग हैं स्टेज पर, लेनॉक्स और एक अनदर लॉर्ड, ये दोनों स्टेज पर एंट्री करते हैं इस सीन में। एंड हेयर लेनॉक्स डिस्कसेस अबाउट द मर्डर्स विद द लॉर्ड। सो गाइज़ यहाँ पर देखो जो ये लेनॉक्स है ये मर्डर्स के बारे में बात करता है दूसरे लॉर्ड के साथ। किन मर्डर्स के बारे में? जो डंकन का और बेंके का भी रिसेंटली मर्डर हुआ है स्कॉटलैंड में, उसके बारे में ये दोनों डिस्कस करते हैं। एंड गाइज लेनॉक्स फाइंड्स इट स्ट्रेंज दैट डंकन एंड बेंके वर मर्डर्ड एंड देयर सन आर मिसिंग एंड बीइंग ब्लेम्ड। सो गाइज देखो लेनॉक्स को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि डंकन और बेंके दोनों का मर्डर हुआ, चलो ठीक है, लेकिन उन दोनों के ही बेटे भाग गए। मतलब डंकन के जो दोनों बेटे थे मैल्कम और डोनाल्ड वेन, वो भी डंकन का मर्डर होते ही भाग गए थे, एक आयरलैंड और एक इंग्लैंड। उनको ब्लेम किया जा रहा था डंकन को मारने के लिए, डंकन के मर्डर के लिए। और सिमिलरली जो बेंके है उसका भी मर्डर हो गया और जब से बेंके का मर्डर हुआ है उसका बेटा फ्लियन से भी मिसिंग है। सो ये चीज़ बहुत अजीब लगती है लेनॉक्स को। एंड लेनॉक्स थिंक्स दैट ओनली मैकबेथ इज़ द मैन who had most to gain by their death. So guys देखो लेनॉक्स यहाँ पर क्या सोचता है, सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसको इन दोनों की मौत के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। एंड बोथ ऑफ देम कॉल मैकबेथ अ टायरेंट एंड नोट दैट मैकडफ हैड जॉइंड मैल्कम इन इंग्लैंड। सो गाइज यहाँ पर लेनॉक्स और दूसरा लॉर्ड ये दोनों ही मैकबेथ को टायरेंट बोलते हैं। टायरेंट मतलब एक क्रूअल किंग या फिर एक अत्याचारी शासक जो होता है, जो अपनी प्रजा पर हमेशा अत्याचार ढाता रहता है, वो होता है टायरेंट का मतलब। कि मतलब मैकबेथ एक बहुत बड़ा टायरेंट है। और यहाँ पर लेनॉक्स हमें बताता है कि जो मैकडफ है उसने मैल्कम को ज्वाइन कर लिया है इंग्लैंड में। एंड मैल्कम एंड मैकडफ आर कन्विंसिंग द किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड अलॉन्ग विद सम इंग्लिश नॉबलमैन टू हेल्प देम इन फाइट अगेंस्ट मैकबेथ अ टायरेंट। सो गाइस लेनॉक्स हमें यहाँ पर क्या बताता है कि मैकडफ ने मैल्कम को ज्वाइन कर लिया है इंग्लैंड में और अब मैल्कम और मैकडफ दोनों ही जो इंग्लैंड के किंग है एडवर्ड, किंग एडवर्ड, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके साथ साथ कुछ और नॉबलमैन भी है जो किंग एडवर्ड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किंग एडवर्ड उनकी हेल्प करें मैकबेथ के अगेंस्ट फाइट करने में। और यहाँ पर वो मैकबेथ को एक टायरेंट बोलते हैं, ट्रेटर या फिर एक अत्याचारी राजा। एंड गाइज अनदर लॉर्ड प्रे दैट मैकबेथ एंड मैकडफ माइट बी सक्सेसफुल। सो गाइज यहाँ पर मैकबेथ नहीं आना था, यहाँ पर आना था मैल्कम। सो देखो यहाँ पर स्टेज पर लेनॉक्स और एक दूसरा लॉर्ड होता है। तो लेनॉक्स जब ये सारी बात बताता है ना उस दूसरे लॉर्ड को, तो वो दूसरा लॉर्ड प्रे करता है कि मैल्कम और मैकडफ को सक्सेस मिले इस काम में, कि हाँ वो किंग एडवर्ड को कन्विंस कर लें और फिर वो मैकबेथ को हरा दें। एंड गाइज दिस न्यूज़ ऑफ रिबेलियन हैज़ रीच्ड मैकबेथ एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। सो गाइज देखो ये जो न्यूज़ थी ना विद्रोह वाली, रिबेल वाली, कि हाँ मैल्कम और
मैकडफ उसके खिलाफ रिबेल करेंगे। ये मैकबेथ तक पहुंच जाती है और मैकबेथ प्रिपेयर करता है वॉर के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए वो सारी तैयारियां करता है। सो गाइज वी कम टू नो अबाउट इट फ्रॉम द कॉन्वर्जेसन ऑफ लेनॉक्स एंड द लॉर्ड। सो गाइज देखो, हमें इस बारे में पता लगा कि मैकबेथ जो है वो वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है, वॉर की तैयारियां कर रहा है, बिकॉज उसे पता लग गया मैल्कम और मैकडफ उसके खिलाफ रिबेल करने वाले हैं। तो हमें ये बात भी कहाँ से पता लग रही है कि मैकबेथ वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है? उस लेनॉक्स और उस लॉर्ड की कॉन्वर्सेशन से। सो गाइज ये जो सीन है एक्ट 3 सीन 6 ये यहीं पर एंड हो जाता है। तो